बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। सबसे मुख्य चीज यह है, पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें इस पाठ के बारे में कि नियोजित विकास की जो राजनीति का जो स्वरूप का निर्माण किया गया उसका मुख्य आधार क्या था और नियोजित विकास है क्या। जो कार्य नियोजित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, अच्छे ढंग से, समय के अनुसार तथा आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किया जाने वाला कार्य ही नियोजित विकास की प्रक्रिया में आता है। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ तो भारत का कोई विकास मॉडल नहीं था, क्योंकि भारत में एक अंतरिम सरकार थी और विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। एक तरफ पूंजीवादी मॉडल था, एक तरफ साम्यवादी या समाजवादी मॉडल था। अब दोनों मॉडलों में जमीन आसमान का अंतर है। अब समाजवादी मॉडल, पहले हम पूंजीवादी मॉडल को लेते हैं तो पूंजीवादी मॉडल की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है तथा धन को विशेष रूप से एक आधार बनाया जाता है कि देश का विकास बिना धन के सुनिश्चित नहीं है। जिसमें हम एक प्रकार से यह कह लें कि पूंजीवादी मॉडल में निजीकरण अत्यधिक प्रभावी है, बल्कि वह सर्वहारा या गरीब वर्ग के लोग प्रभावी नहीं है। क्योंकि पूंजीवादी मॉडल में हमेशा ये माना जाता है जो धनिक वर्ग होता है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ लेता है और गरीब वर्गों का शोषण किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है हमारे अनुसार साम्यवादी या समाजवादी मॉडल। अब साम्यवादी या समाजवादी मॉडल की थ्योरी अलग है जो सोवियत संघ ने निर्माण, इसमें मार्क्स और लेनिन की विचारधाराओं का प्रभाव है। तो सबसे मूल चीज यह है कि साम्यवादी व्यवस्था में सबसे मुख्य चीज यह होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास धन का अभाव है, उनको भी उस श्रेणी में ला करके, समाज की उस श्रेणी में ला करके खड़ा करने का आधार है कि वह भी अपना जीविकोपार्जन या धन या पूंजी को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। इसके लिए साम्यवादी सरकारों ने उन सभी देश की संपूर्ण संपत्तियों को सार्वजनिक आधार पर अपने अंडरटेकिंग कर लिया और मतलब अपने अधीन कर लिया, और अधीन करने के बाद उसमें सभी समाज में रहने वाले या देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की बराबर की सहभागिता का निर्धारण कर दिया। तो ये 2 मॉडल थे। तो भारत उदारवादी या कह लीजिए पूंजीवादी मॉडल को भी नहीं अपना सकता था, क्योंकि भारत उस समय अविकसित राष्ट्र था। भारत में गरीब ज्यादा थे, अशिक्षित लोग ज्यादा थे, कोई तकनीक नहीं थी। साम्यवादी इसलिए नहीं अपना सकता था कि भारत के पास उतनी पूंजी नहीं थी कि सबको समानांतर ला करके खड़ा कर दे। तो भारत ने क्या किया, भारत ने क्या किया कि उदारवादी और साम्यवादी दोनों मॉडलों के बीच का एक मॉडल अपनाया जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि हम पूंजीवाद को भी देखेंगे, समाज के उन गरीब लोगों को भी देखेंगे, जो संपत्ति सरकार के अधीन हो सकती, उससे सभी लोगों को फायदा होगा, उसको भी देखेंगे। तो इन आधार पर समाज के गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए और समाज के वह वर्ग जो पहले से धनी हैं उनको भी ऊपर उठाने के लिए तथा उनको एक कार्य करने के लिए, कार्य रोकने के लिए हम प्रेरित करेंगे कि वह गरीबों का शोषण न करें। तो इस तरह से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके कार्य किया। अब बात आती है भारत में जब विकास का मॉडल बना
तो उस समय दो विचारधाराएं हमारे देश में काम कर रही थी। एक वामपंथी विचारधारा थी वामपंथ, और एक दक्षिणपंथी विचारधारा थी। अब वामपंथी विचारधारा वह रूस से प्रभावित थी, सोवियत संघ से, और दक्षिणपंथी विचारधारा वह अमेरिका से प्रभावित थी। दक्षिणपंथी विचारधारा खुली अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न हो, पूंजीपति या उद्योगपति लोग अपने हिसाब से धन पूंजी की आमदनी को बढ़ाएं। तो इस तरह से दक्षिणपंथी विचार, वामपंथी विचारधारा का मतलब था कि सरकार देश की सभी संपत्तियों का निस्वामीकरण, सरकारीकरण कर दे, सरकार के अधीन अपने ले ले और उसके हिसाब से वह देश में उसका विभाजन करे। अच्छा, इसके बाद जब यह मॉडल अपना लिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था का, वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों मॉडलों को अपना करके जब मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रारंभ किया गया, तो उस समय भारतवर्ष में 5वें पॉइंट के रूप में बॉम्बे प्लान बनाया गया। 1944 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। अब बॉम्बे प्लान क्या है, अब इसको आप जान लीजिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में इसमें पार्ट में दिया गया और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड के। और तो बॉम्बे प्लान के बारे में है, 1944 में बनाई गई बॉम्बे प्लान योजना। ये बॉम्बे प्लान योजना क्या है, पूरे देश के जितने भी उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उन्होंने मिल करके एक प्लान बनाया, एक शपथ पत्र तैयार किया कि भारतवर्ष में अधिक से अधिक मात्रा में सभी प्रदेशों में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, उद्योग लगाए जाए और जिससे भारत का विकास हो। तो उसको बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जब भारतवर्ष 1947 में स्वतंत्र हो गया, भारत के हाथ में सत्ता आ गई, और जब भारत के हाथ में सत्ता आ गई तो भारत ने पहले चुनाव कराया। जब भारतवर्ष में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, तब विकास के मॉडल को गति देने का प्रयास किया गया, तो तमाम योजनाओं का निर्माण किया गया। तो पहले हम ये देखेंगे कि इस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए सर्वप्रथम भारत सरकार ने योजना आयोग का निर्माण किया 15 मार्च 1950 ईस्वी में। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में जब योजना आयोग का निर्माण किया गया, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और उसके उपाध्यक्ष बनाए गए, और उसमें अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उसमें सदस्य बनाया गया। तो योजना आयोग का क्या कार्य है? अब योजना आयोग का कार्य है कि पूरे भारतवर्ष में किन किन क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सीय क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक और संस्कृति का क्षेत्र रहा हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र रहा हो, चाहे उद्योग लगाने का क्षेत्र रहा हो, चाहे जमीन से संबंधित क्षेत्र रहा हो, इन सभी चीजों को विकास के मार्ग पर, पथ पर लाने के लिए योजना आयोग ने उन नीतियों का निर्धारण करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से योजना आयोग के माध्यम से भारत में किस किस क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में विकास का कार्य चल सकता है बिना परेशानी के, और जिन जिन क्षेत्रों में परेशानी है विकास का कार्य करने के लिए, उन क्षेत्रों में कैसे विकास किया जाए, कितना धन खर्च किया जाए, इन सब चीजों को योजना आयोग के माध्यम से भारत सरकार जो है कानून बनाना प्रारंभ कर दी। अब इसके बाद आता है, उसी योजना आयोग की कड़ी में भारत के निचले स्तर तक विकास कार्य को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए भारत सरकार जो है सोवियत संघ से प्रभावित होकर केएन राज्य के नेतृत्व में 1951-52 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो अप्रैल से मार्च यानी 5 वर्ष
के लिए एक प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्री के.एन. राज के नेतृत्व में बनाई गई कि भारत का विकास मॉडल क्या होना चाहिए। अब इसके बाद इसी तरह से और भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। इस समय भारत में अप्रैल 2017 से 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। हम इसमें एक चीज और आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि एक महालनोबिस मॉडल आया था, जिसको हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। महालनोबिस मॉडल जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए इनका एक मॉडल प्रस्तुत किया गया कि भारत को और विकास में किस प्रकार और तेजी लाई जाए। तो महालनोबिस ने जो अर्थशास्त्री थे इन्होंने उस मॉडल को बना करके भारत सरकार को सौंपा। इसके बाद हम आते हैं और भी अन्य योजनाओं के बारे में देखते हैं। अब जैसे देख लीजिए फ्लड ऑपरेशन, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति लाई गई। श्वेत क्रांति का तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक मात्रा में दुग्ध और दुग्ध से संबंधित, जैसे आप घी है, पनीर है, खोआ है, तमाम चीजें हैं ना दूध से बनती हैं। अब दूध केवल दूध ही तो मार्केट में तो नहीं जाता है, दूध से बनी हुई चीजें भी, तो वह भी सभी श्वेत क्रांति में आती हैं। तो इन चीजों को किस प्रकार दुग्ध का उत्पादन किया जाए कि विश्व के लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके। तो क्या नाम है, ऑपरेशन फ्लड के वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में यह योजना आगे बढ़ाई गई कि किस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में दुग्ध का उत्पादन किया जाए। इसके बाद बेटा मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है इसीलिए, और इन्होंने अमूल जो दुग्ध उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है विश्व की, अमूल की स्थापना किया। इसके बाद अब कृषि के क्षेत्र में 1966 और 67 के दशक में हरित क्रांति लाई गई, जिसका नेतृत्व करता एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन करना। इसके बाद अनेक योजनाएं आई या अनेक क्रांतियां हुई, जैसे नील क्रांति, मछली का उत्पादन, हरित क्रांति आपको बता ही दिया हमने। तो इस तरह से तमाम क्रांतियों के माध्यम से भारत के विकास मॉडल को एक विकसित मॉडल के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमारे देश के अर्थशास्त्रियों और सरकारों ने मिल करके समय समय पर उनका निर्माण किया। एक चीज और आप लोगों को बता दे बेटा, सबसे मुख्य चीज है कि जो योजना आयोग 1950 मार्च 1950 में बना था उसका नवीकरण कर दिया गया। उसको समाप्त कर करके नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 में एक नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का भी कार्य जो ही है, जो काम योजना आयोग का है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें परिवर्तन क्या किया गया कि जैसे इसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते थे, उसके मंत्रिमंडल के लोग उसके सदस्य होते थे। उसी चीज को नीति आयोग में माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि इसमें नीति आयोग में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष पद देने के साथ साथ भारतवर्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इनका सदस्य बनाया गया और इसको एक बहुआयामी बनाया गया, एक संघीय ढांचे के रूप में निर्माण किया गया नीति आयोग का। और काम वही है नीति आयोग का, जिस प्रकार से योजना आयोग करता है उसी प्रकार से नीति आयोग भी काम करता है। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा किसी को भी बनाया जा सकता था। तो इस प्रकार बेटा भारत के विकास के लिए जो नियोजित स्वरूप भारत सरकार, यहाँ के अर्थशास्त्री सभी लोगों ने तैयार किया,
उसी चीज को हम पार्ट 3 में नियोजित विकास की राजनीति के रूप में जानते हैं। बेटा इस पाठ में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है वह अपनी किताब से आप पढ़िए। कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए, इसको नोट कर लीजिए। और जो समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में हम आपको पुनः उसका हल करेंगे, बताएंगे। जय हिंद।